चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो इसे आगे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, सबसे पहले पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातानुजिनियम किराताजुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी में, नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने 630 से 668 ईस्वी में, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने 668 से 670 ईस्वी में, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 700 ईस्वी में, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने 700 से 728 ईस्वी में, नंदी वर्मन सेकेंड जो 730 से 800 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है मत मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकादम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वात्पिकोंड महामल की उपाधि नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम सर्वमतानुयायी था। इसने लोकद्वितीय एकमल रंगजय अनंत काम उदंड उग्रदंड गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। इसने मामल्लपुरम ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की धारण भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिम्हा वर्मन द्वितीय था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। उसने राजाओं में सिंह यानी कि आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रौपदी स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शेर मंदिर का निर्माण भी नरसिम्हा द्वितीय ने किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी। दास कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिम्हा द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिम्हा द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तुरुमंड अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। चलिए हम चोल पढ़ते हैं। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के अवशेषों पर स्थापित हुआ। इसे वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे। इसकी राजधानी तंजाय यानी तंजौर या तंजापुर था। तंजावुर का वास्तविक जो न कुजरमल राज पेरुथचन था। उसके बाद हम देखते हैं विजयालय ने नगर केसरी की उपाधि धारण की और निशुभसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का पहला लड़का राजद्वितीय मारा गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजद्वितीय मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम V को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत यानी मुंडू चोलमंडलम राजधानी यानी कि पोलनरुवा बनाया। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलपुरम के निकट गणगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चोल काल में भूमि के प्रकार वेलाना व गाई यानी कि गौड़ ब्राह्मण किसान व स्वामी की भूमि।
ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शलाभोग यानी किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुमनडकुनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते हैं। पलिचंदम जौन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नोट में गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र प्रथम ने केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति जो है ना स्थापित करने में गोवा के कदम शासक राजकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में विष्णु आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनदरन कहा जाता था। लाखों में कुछ उच्चाधिकारियों को कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नागर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। बेललाल जाति के धनों किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई धनी भू स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अराइयार प्रधान जैसी उपाधियों दी। इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उसमें जो है ना सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमलम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम के समस्तियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। भाषा सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नरगम कहते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार भाषा की सभा की सदस्यता। इसके बाद देखते हैं। फर्स्ट में है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा में कहते हैं उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा में है उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। तीसरा में कह रहा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा में कह रहा है, ठीक है। पंचमा में कह रहा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। चौथा में कह रहा है यदि कोई पिछली 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। साथ में कह रहा है इसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह 7 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था प्रदाती सेना। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयनगेदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राज्य कवि था। इसकी रचना कलिनगतुपनि, कंबन, अर्कटुकुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है।
पासी ब्राउन ने तंजौर के ब्रह्मदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष्ट माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। 100 संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोलकाल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन स्थापित करता है परातक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोल की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरायूर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति कराई थी। चोल काल में आम वस्तुओं को आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलनाजियार, नैनदयसी एवं मणिग्रामन। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग जो 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकीर या मान्यखेत वर्तमान में मालखेर सोलापुर के निकट थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय एवं कृष्ण द्वितीय। एलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जौन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय ने शासन काल में अरब निवासी अलमसुद्दी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 1973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। चलिए हम आगे देखते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा। महाराष्ट्र जो है ना, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं एवं इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है। इन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15वें में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखलाया गया। नोट हम देखते हैं, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रकूट 100 वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इसके बाद हम देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानेखेट है। इसके बाद है चालुक्य वंश। कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेला प्रथम, तेला द्वितीय, विक्रमादित्य जो है ना,
चालुवंश तोलय प्रथम, तोलय द्वितीय, विक्रमादित्य जैसी सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रम द्वितीय, चौथा सोमेश्वर तृतीय एवं तलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट में से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चौथा था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चौथे के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यक्षवल्य समिति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विद्ववेत्ता विज्ञानेश्वर की थी। विक्रमदेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य चौथा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद है चालुक्य वंश वतापी। जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कार्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ग एवं अनिष्ट अग्निशठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मुर्गिथी मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 442 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय है। लेखक रविकृति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। इसके बाद वतापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीवन जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तरपनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभिमान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसी अवनिजानाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्षा में महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की राजधानी की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसको? ऐहोल को। इसके बाद है चालुक्य वंश बेगी। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन तथा उसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। इसका सेनापति पंडरंग था। यादव वंश यानी देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 था। इसी वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद हम देखते हैं आगे होयसल वंश। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णु वर्मन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चाना केशव मंदिर का निर्माण विष्णु वर्मन ने 1177 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलम तृतीय था। इसे मलका काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी समुद्र आधुनिक हेलेविड था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कदम वंश की स्थापना मयूर सामन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी
कुवलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। इसके बाद दंत का सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। इसने नलगोंडा हैदराबाद के एक छोटे से राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी अमंडकोंड थी। वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। इसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। इसने 35 वर्ष का शासन किया। इसके बाद है गणपति ने अपनी राजधानी वाराणगल में स्थानांतरित कर ली गई थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1229 से 1295 से 1323 ईस्वी तक था। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 25वां हम अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।